हेलो एवरीवन, मैं हूं कविता वर्मा। आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल कैरियर प्लानिंग के प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास पे हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के कुछ टॉपिक्स के बारे में, जो कि हमारे पीआरटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम फर्स्ट टॉपिक है इकोलॉजी। उसके अंदर हम 3 सब टॉपिक देखेंगे। फर्स्ट है फूड चेन, फूड वेब एंड सक्सेशन। फिर सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे आईयूसीएन के बारे में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फिर हम ग्रेसेज इन वर्ल्ड देखेंगे। फिर हम एटमॉस्फेयर के बारे में देखेंगे। एंड लास्ट वन इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ईवीएस। ठीक है, तो चलिए हम इनको देखते हैं वन बाय वन। इसमें हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम के बारे में, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबका अपने उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ जो भी इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम। यानी कि जितने भी जीव जंतु और सूक्ष्म जीव है उन सबका उनके जो भौतिक वातावरण के साथ जो भी पारस्परिक संबंध होता है उसको हम बोलेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल, ये एक बहुत ही बेसिक यूनिट होती है। जैसे कि एक सबसे छोटी, जैसे कि हम घर बनाते हैं तो सबसे छोटी यूनिट ईंट को बोल देते हैं, ऐसे ही इकोसिस्टम क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या होता है, मतलब बिल्कुल इंडिविजुअल होता है कोई भी ग्राउंड लेवल पे। इंडिविजुअल, बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके क्या बनते हैं? एक ही तरह के, जैसे कि आप ह्यूमन की स्पीसी ले लीजिए, उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन। अभी एक पॉपुलेशन हो गई, एक जैसे कि किसी भी स्पीसीज की एक पॉपुलेशन हो गई, उसके बाद बहुत सारी पॉपुलेशन मिलके क्या बनाएंगी? कम्युनिटी। कम्युनिटी से क्या बनता है? सबसे पहले क्या होता है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से क्या बनता? बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके क्या बना देंगे? पॉपुलेशन। बहुत सारी पॉपुलेशन, डिफरेंट स्पीसीज की पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। कम्युनिटी से क्या बनता है? इकोसिस्टम। जो भी कम्युनिटी के बीच में इंटरेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद बनेगा बायोम, एंड बायोम के बाद जो बनेगा उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में सब कुछ आ जाता है। बायोस्फीयर, बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। ठीक है, जहाँ पे लाइफ क्या हो? पॉसिबल हो, उसको बोलते हैं हम बायोस्फीयर। ठीक है, अर्थ का एक ऐसा एरिया जहाँ पे एयर भी है, वाटर भी है, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। ठीक है, अभी हम देखेंगे इकोसिस्टम के अंदर हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, फूड चेन एंड फूड वेब, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फूड चेन। चेन, चेन का मतलब तो आप समझते होंगे, कोई भी चीज है जो सीरीज में चल रही है उसको हम बोलेंगे चेन। ठीक है, और जो फूड के रिगार्डिंग है उसको हम बोलेंगे फूड चेन। फूड चेन का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक छोटा सा जीव है, कोई भी, कुछ भी लगा लीजिए आप, या फिर आप प्लांट्स ले लीजिए, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को किसने खाया? जैसे कि डियर ने खा लिया, हिरन ने। हिरन को किसने खाया? जैसे लायन ने खा लिया। तो ये क्या होगी? एक सीरीज में चल रही है, इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम? फूड चेन, जो कि सीरीज में चल रहे हैं। ठीक है, और एक होता है फूड वेब। फूड वेब, वेब का मतलब क्या होता है? जाल होता है, एक दूसरे को खाएंगे। जैसे कि इसमें एक सीरीज में चलेगा, प्लांट्स को डियर ने खा लिया, डियर को लायन ने खा लिया, प्लांट्स को खा लिया ग्रास होपर ने, ग्रास होपर को खा लिया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने, और स्नेक को खा लिया जैसे होक ने, जो चील होती है। ठीक है, अभी क्या है, ग्रास होपर को डायरेक्ट स्नेक भी खा सकता है। ये नहीं है कि सीरीज में ही चलेंगे। ग्रास को डायरेक्ट फ्रॉग भी खा सकता है, फ्रॉग को डायरेक्ट होक भी खा सकता है। ये एक जाल हो गया। ठीक है, ये इसको भी खा सकता है, ये इसको भी खा सकता है, ये इसको भी खा सकता है। इन दोनों में बस यही डिफरेंस है। फूड चेन तो एक सीरीज में चलती है, एक चेन है ये और फूड वेब एक जाल की तरह है। जाल जैसे जाल नहीं होता, ऐसे ऐसे कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी, इसमें कोई एक सीरीज नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा फूड वेब का टॉपिक। अभी इसी में इकोसिस्टम में एक पिरामिड का टॉपिक होता है। पिरामिड,
पिरामिड। पिरामिड क्या होते हैं भाई? इसमें जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना, लोअर लेवल से, जैसे प्लांट्स को खा लिया ग्रास ओपर ने, प्लांट से जो ग्रास ओपर के अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो ओनली 10% ही होगा। और जो प्लांट्स है ना जिस पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल 1, और इसके ऊपर वाले को बोलेंगे ट्रॉफिक लेवल 2, ऐसे करके 3 एंड 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी हर स्टेज पे जो ट्रांसफर होगी एनर्जी सिर्फ 10% ही होगी। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने परसेंट एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ये होता है ओनली 10% का। अभी इसमें जो ट्रांसफर होगी ना इस लेवल पे, जो भी प्लांट्स है, जो भी जीव है, जो भी इसने जितना भी एनर्जी को अपने अंदर लिया है, उसका 10% हिस्सा यहाँ पे ट्रांसफर होगा, उसका 10% हिस्सा यहाँ पे होगा। ऐसे ऐसे चलता जाएगा। इसीलिए जो अपर ट्रॉपिक लेवल पे, जो सबसे टॉप पे होता है ना इकोसिस्टम में, कोई भी ऑर्गेनिज्म पिरामिड में, उसके पास बहुत ही कम एनर्जी पहुंचती है। सबसे ज्यादा एनर्जी जो प्लांट्स को डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं उनको मिलती है। अब ये है पिरामिड। पिरामिड में जैसे कि ये है एनर्जी का पिरामिड बना रहे हैं हम, एनर्जी का पिरामिड। जो एनर्जी का पिरामिड है वो हमेशा इन्वर्टेड ही होगा, यानी कि इसी पोजीशन में होगा कि जो एनर्जी है वो सबसे जो लास्ट का जो ट्रॉपिक लेवल है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से अपर ट्रॉपिक लेवल तक मूव करती है। मतलब कि ये जो पिरामिड हमेशा ये बनेगा अपराइट। ये कभी भी ऐसे नहीं बन सकता ये अब कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। ये पिरामिड ऐसे नहीं बन सकता। जो कि नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ मास है, वो पिरामिड इन्वर्टेड भी होंगे एंड अपराइट भी होंगे, लेकिन जो एनर्जी का पिरामिड है वो हमेशा अपराइट ही होगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, जो एनर्जी का पिरामिड है वो हमेशा अपराइट होगा, ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। ठीक है, अभी यहाँ पे प्लांट्स हो गए, कुछ भी, ग्रास ऊपर हो गया, फ्रॉग हो गया, ये हमारे पिरामिड के अंदर आ जाएंगे। जैसे इसके ऊपर आप और लिख सकते हैं, स्नेक लिख दिया आपने। नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेशन का। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हम ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, इनको डिटेल में नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि डिटेल में नहीं पूछा जाता अपने एग्जाम में। सक्सेशन इकोसिस्टम का एक टॉपिक है सक्सेशन। इसमें ये क्या होता है, ये दो टाइप, ये जैसे कि हमारा जो फॉर्मेशन है ना, एनवायरनमेंट, जो हमारा प्लांट्स कैसे बने, जो हमारे प्लांट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके बारे में बताता है सक्सेशन। ठीक है, अभी ये सक्सेशन, इसको बोलते हैं हम क्लाइमैक्स, इसको बोलते हैं पोइनर। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, जैसे यहाँ पे बेयर एरिया है, बेयर रॉक्स वगैरह, यहाँ पे प्लांट्स वगैरह कुछ नहीं थे बिल्कुल ही। एक तरह से ये लगा लो आप, जैसे कि इस जगह पे प्लांट्स कभी उगे ही नहीं, जैसे कि पत्थर ही पत्थर हैं, बेयर रॉक्स वगैरह हैं यहाँ पर। अभी धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे प्लांट्स ग्रो करने स्टार्ट करेंगे, जैसे छोटी छोटी ग्रासेस वगैरह उगेगी, फिर करते करते यहाँ पे क्लाइमैक्स पोजीशन पे क्या होगा, बड़े बड़े प्लांट्स बन जाएंगे एंड फॉरेस्ट टाइप बन जाएगा। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम, क्लाइमैक्स। और जो ये प्रोसेस है, पोइनर से लेके क्लाइमैक्स तक की जो पोजीशन है, इसको हम बोलते हैं सीरी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीरी। ठीक है, अभी ये जो प्रोसेस है किसके थ्रू होती है, उसी को हम बोलते हैं सक्सेशन। अब सक्सेशन 2 टाइप की होती है, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी में तो ये होती है, यहाँ पे कुछ भी प्लांट्स वगैरह उस जगह पे कुछ भी नहीं है, ओनली रॉक्स वगैरह है, बिल्कुल ही बंजर एरिया है। वहां पर अगर प्लांट्स ग्रो करने लग जाए धीरे धीरे, बहुत सारे सालों बीत जाते हैं इस प्रोसेस में, तो उस जहाँ पे पहले से कुछ नहीं था वहां पे प्लांट्स उग जाए, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। जहाँ पे ऑलरेडी प्लांट्स हैं, जैसे कि बहुत ऑलरेडी प्लांट्स है, कोई फॉरेस्ट है, वहां पे आग लग गई, फॉरेस्ट फायर हो गई, उसकी वजह से ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट जल गया। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे प्लांट्स, यहाँ पे पूरा का पूरा फॉरेस्ट जल गया तो एरिया साफ हो गया, दोबारा से यहाँ पे प्लांट्स ग्रो करेंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। अभी जो सेकेंडरी सक्सेशन है ये थोड़ा सा फास्टर प्रोसेस है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी प्लांट्स वगैरह थे, तो यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगता दोबारा से प्लांट्स ग्रो करने में। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो बिल्कुल इनिशियल लेवल से, जैसे हमारे अर्थ पे जो स्टार्टिंग में प्लांट्स ग्रो करे थे, ओनली रॉक्स वगैरह थे, उसी प्रकार से यहाँ उसी प्रकार से इस प्रोसेस के थ्रू हमारा प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं, फॉरेस्ट बनता है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन एंड इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी सक्सेशन। तो ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक सक्सेशन। इसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि पॉइनर क्या होता है, बिल्कुल इनिशियल एरिया को हम पॉइनर बोलेंगे, और जो इसका क्लाइमैक्स है, जहाँ पे जो हमें चाहिए, जैसे प्लांट्स चाहिए, हमें प्लांट्स बनाने तो बन गए, तो उसको बोलेंगे क्लाइमैक्स, और इसकी जो पूरी प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे सीरी। एंड ये 2 टाइप का है, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। जहाँ पे कुछ नहीं है पहले से, रॉक्स वगैरह हैं, वहाँ पे अगर प्लांट्स बन जाए, फॉरेस्ट बन जाए, प्लांट्स उग जाए, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। जहाँ पे फॉरेस्ट ऑलरेडी था, वहाँ पे फायर की वजह से, आग लगने की वजह से वो फॉरेस्ट खत्म हो गया, या फिर और किसी कारण से वो फॉरेस्ट खत्म हो गया, वहाँ पे दोबारा से अगर प्लांट्स ग्रो करेंगे तो हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। ये आपका टॉपिक था सक्सेशन के बारे में। IUCN क्या है? IUCN एक संघ है, एक यूनियन है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या करता है, ये एक लिस्ट, यानी कि एक
सूची जारी करता है, सूची जारी करता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक, इस रेड डेटा बुक के अंदर क्या होता है, रिकॉर्ड होता है सभी प्रजातियों का, कि कौन सी प्रजाति घट रही है, कौन सी प्रजाति विलुप्त हो रही है, कौन सी प्रजाति बढ़ रही है, कम, मतलब जो भी प्रजातियां हैं हमारे वायुमंडल में, हमारे अर्थ के सरफेस के अंदर, उन सभी प्रजातियों के बारे में ये सारा रिकॉर्ड रखता है रेड डेटा बुक। अब IUCN ने एक लिस्ट जारी कर रखी है स्पीसीज के अकॉर्डिंग, कि कौन सी स्पीसीज लुप्त हो गई उसको क्या बोलेंगे, जो लुप्त होने की कगार पे है उसको क्या बोलेंगे, और जो सेफ है उसको क्या बोलेंगे। तो हम उस लिस्ट को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं LC मतलब लिस्ट कंसर्न। ये लिस्ट कंसर्न वो स्पीसीज हैं जो कि खतरे से बाहर हैं, अभी इन पे कोई खतरा नहीं है, मतलब कि ये अपनी पॉपुलेशन मेंटेन करे हुए हैं, मतलब इनका ठीक ठाक चल रहा है, जो भी हमारा एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है वो ठीक ठाक चल रहा है। इसके एग्जाम्पल जैसे एलिगेटर हो गया, ब्राउन बियर हो गया, ये इसके लिस्ट कंसर्न की ये स्पीसीज हो गए, एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अभी इससे थोड़ा सा, ये तो बिल्कुल संकट से बाहर ही हो गई, खतरे से बाहर है, ये तो बिल्कुल सेफ है ये स्पीसीज, जो इस लिस्ट के अंदर जो भी स्पीसीज आएंगी वे सारी खतरे से बाहर है। फिर इसके बाद जिनको थोड़ा सा खतरा है वही उनको बोलेंगे हम एंटी, मतलब कि नियर थ्रेटेंड, यानी संकट के समीप है ये। इनमें आ जाएंगे यूरोपियन बिशोन वगैरह, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। मतलब कि इनको इनसे ज़्यादा थोड़ा सा खतरा है कि ये हमारे एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पा रही, या तो इनकी जो प्रीडेटर है इनको खाने वाले हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, या फिर इनके सर्वाइव करने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है हमारे एनवायरनमेंट में वो नहीं है। इसके बाद आती है नेक्स्ट स्पीसीज, जिसको हम बोलते हैं वल्नरेबल स्पीसीज, मतलब कि सूबेद। ये इनसे ज़्यादा थोड़ी सी, वल्नरेबल का मतलब होता है कष्ट दयनीय है, मतलब इनकी स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है। इनमें आ जाएगी वेल सार्क और एशियाटिक एलिफेंट आ जाएगा, और इसमें डॉल्फिन आ जाएगी। मतलब कि जैसे कि सार्क की पॉपुलेशन कम हो रही है, एशियाटिक एलिफेंट भी कम हो रहे हैं, डॉल्फिन भी कम हो रहे हैं, तो इनको हम रखेंगे वल्नरेबल कंडीशन के अंदर। इसके बाद आ जाएगी एंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब कि संकटाग्रस्त, मतलब कि जो इनसे ज़्यादा संकट में है, इनकी स्पीसीज को खतरा है, मतलब कि ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे, या इनकी स्पीसीज खत्म हो रही है धीरे धीरे। जैसे कि बंगाल टाइगर और एशियाटिक लाइन, इनकी स्पीसीज खतरे में है। इन्हें हमें थोड़ी सी कंजर्व करने की जरूरत है। इनके लिए ही तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रखे हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, जो कि 1973 में स्टार्ट करे थे। उनके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये थोड़ी सी इनसे ज्यादा संकट है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब ये थोड़ी सी क्रिटिकल है, ऐसे नहीं बोलते क्रिटिकल सिचुएशन है, ये थोड़ी सी ज्यादा क्रिटिकल है इन स्पीसीज की सिचुएशन। जैसे कि लेपर्ड एंड राइनो, ये आ जाएंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में। इसके बाद आती है एक्सटिंक्ट। ये वो स्पीसीज हैं जो अभी हमें दिखाई नहीं देती, जो हमारी अर्थ से लुप्त हो गई हैं। जैसे कि डोडो एक बर्ड है, उष्णकटिबंधीय है, घास थल के बारे में याद करेंगे, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्वी अमेरिका। पूर्वी अमेरिका में जो घास पाया जाता है उसको हम सवाना बोलते हैं। फिर है ब्राजील में जो पाया जाता है उसको हम कंपोस बोलते हैं। वेनेजुएला में जो घास पाया जाता है उसका नाम है लनोस। अर्जेंटीना में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं पंपास। उत्तरी अमेरिका में जो घास पाया जाता है उसका नाम है प्रेरी। दक्षिण अमेरिका में जो पाया जाता है उसका नाम है वेल्ड। और मध्य एशिया में जो भी घास स्थल पाया जाता है उसको स्टेपी बोलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो भी है उसको डान बोलते हैं। ये सभी घास स्थल हैं, और इनको सिर्फ हमें याद ही करना है। जैसे कि आज हम इस क्लास में याद कर लेते हैं। पूर्वी अमेरिका में जो घास पाया जाता है उसको स्वाना बोलते हैं। ब्राजील में जो पाया जाएगा उसको कंपोस। एंड वेनेजुएला में जो पाया जाता है उसको लानोस बोलते हैं। अर्जेंटीना में जो पाया जाता है उसको पंपास बोलते हैं। उत्तरी अमेरिका में जो पाया जाता है वो प्रेरी। दक्षिण अफ्रीका में जो पाया जाता है उसको वेल्ड बोलते हैं। मध्य एशिया में जो पाया जाता है उसका नाम है स्टेपी। और ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जाता है उसको डान बोलते हैं। ठीक है, ये सारे घास स्थल हैं, इनको आप बार बार देख करके याद कीजिएगा। इनमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर जो हमारे चारों ओर जो भी गैसेज, यानी कि जो भी वायु है उसी का जो एक मिश्रण है, वायु भी एक मिश्रण है गैसेज का, उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल। ठीक है, अब हम ये जानेंगे सबसे पहले कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी गैसेज पाई जाती हैं। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाने वाली गैसेज कौन कौन सी है? सबसे पहले एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेज पाई जाती है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैसेज पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, जो कि 78% पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस ही नाइट्रोजन है। सेकेंड नंबर पे जो गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस, वैसे तो हम ऑक्सीजन के बारे में सुनते हैं, ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं, सांस जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर भरते हैं, और जब छोड़ते हैं तो हम CO2 छोड़ते हैं। लेकिन जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन ही है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस 21% ही पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, ये आप याद रखिएगा। और तीसरे नंबर पर जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैस पाई जाती है वो है आर्गन, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 0.93%।
एंड लास्ट वन यानी कि फोर्थ नंबर पे जो गैसेज पाई जाती है वो है CO2, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 0.03%। ठीक है, अभी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है सारी की सारी, जैसे कि ये लिख रखा है कि नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और CO2 0.03%। ये तो हो गई हमारी गैसेज जो हमारे एटमोस्फेयर के अंदर पाई जाती हैं, जिनका इसके अलावा भी और बहुत सारी गैसेज पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है मेजरली वो इन्हीं गैसेज का रहता है। अभी हम गैसेज इन एटमोस्फेयर तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम उससे आगे लेयर एटमोस्फेयर की डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी एटमोस्फेयर की लेयर्स यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फेयर में सबसे पहले हमारी जो लेयर होती है एटमोस्फेयर की वो होती है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर की जो लेयर है वो है 18 किलोमीटर तक, इसकी हाइट होती है 18 किलोमीटर तक। ये हमारी अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ सरफेस से लेके 18 किलोमीटर तक जो हमारी हाइट होती है वो उस 18 किलोमीटर तक की जो हाइट है वहां तक होती है हमारी ट्रोपोस्फियर लेयर। अब ट्रोपोस्फियर में हम क्या याद रखेंगे, ट्रोपोस्फियर के अंदर जितने भी क्लाइमेटिक चेंज होते हैं, ऑल क्लाइमेटिक चेंज, ऑल क्लाइमेटिक एंड वेदर चेंजेस, वो सारे के सारे इसी लेयर यानी कि ट्रोपोस्फियर के अंदर होते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फियर को हम शोभ मंडल बोलते हैं, शोभ मंडल। ठीक है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे जो इससे ऊपर जो लेयर है 18 किलोमीटर से ऊपर, 0 से लेके 50 किलोमीटर तक, हम ये जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर। ये जो सेकंड लेयर है ट्रोपोस्फियर, इसको हम बोलते हैं समताप मंडल, समताप मंडल। इस लेयर के अंदर हम क्या याद रखेंगे, स्ट्रेटोस्फियर लेयर के अंदर ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद 80 किलोमीटर तक जो लेयर है उसको हम बोलते हैं मीजोस्फियर यानी कि मध्यमंडल, मध्यमंडल। ये हमारी सबसे कोल्डेस्ट लेयर है। ये हमारी सबसे ठंडी लेयर है इन सभी लेयर से। इसके बाद जो लेयर है वो है आयनोस्फीयर। इसका नाम आयनोस्फीयर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आयंस पाए जाते हैं। आयंस की वजह से इस लेयर का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इसकी जो हाइट है वो 400 किलोमीटर तक है। इसके बाद जो सबसे लास्ट की जो लेयर है वो है एक्जोस्फीयर। ये जो लेयर है ये हमारी अर्थ एंड यूनिवर्स का कनेक्शन का काम करती है, एक प्रकार से अर्थ एंड यूनिवर्स को कनेक्ट करती है एक्जोस्फीयर लेयर। ठीक है, अभी हमने ये देख लिया कि सबसे पहले होती है ट्रोपोस्फियर लेयर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्जोस्फियर। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि किस लेयर में का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम हाइट के साथ ऊपर जाएंगे, और किस लेयर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ट्रोपोस्फियर का टेम्परेचर जैसे हम अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होएगा, एंड स्ट्रेटोस्फियर का टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। एंड इस क्यों, क्योंकि इसके अंदर ओजोन लेयर पाई जाती है, और ओजोन लेयर क्या करती है, जो सन की यूवी रेज हैं उनको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण इस लेयर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर है मीजोस्फीयर। मीजो जैसे जैसे हम अर्थ से जितना जितना ऊपर जाएंगे उसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज। तो इस लेयर का टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज। और इस लेयर का टेम्परेचर इतना डिक्रीज होता है कि जितनी भी लेयर है उन सबसे ठंडा इसी का टेम्परेचर होता है। उसके बाद है आयनोस्फीयर। आयंस की वजह से इसका टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होने लगेगा जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे। फिर है एक्जोस्फीयर। ये तो एक तरह से कनेक्शन है अर्थ का एंड हमारा जो यूनिवर्स है उसके बीच का। इसके बाद तो हमारा यूनिवर्स स्टार्ट हो जाता है। अभी हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जो ट्रोपोस्फियर लेयर है उसकी जो एवरेज ऑन एन एवरेज जो हाइट है वो 18 किलोमीटर होती है। ठीक है, लेकिन जो इसकी हाइट है ना पोल पे तो 8 किलोमीटर होती है, अर्थ का जो पोल है, एंड इक्वेटर पे 18 किलोमीटर होती है। ये जो हाइट का वेरिएशन है ये क्यों है, इसके दो रीजन है इस हाइट के वेरिएशन के। एक तो हमारा जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ की जो एयर है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर क्या हो जाएगी, हल्की होगी। जैसे एयर हल्की होगी तो एयर क्या होगी, ऊपर उठेगी। ऊपर जितना ज़्यादा एयर ऊपर उठेगी तो ये लेयर क्या होगी, इसका अपनी हाइट इंक्रीज कर लेगी। तो इसलिए एक रीजन तो ये है कि इसका इक्वेटर पे ट्रोपोस्फियर का जो हाइट है वो 18 किलोमीटर होती है, और पोल पे इसका टेम्परेचर कम होता है, तो ये जो यहाँ की एयर है वो ऊपर नहीं उठ पाती, इसीलिए इसकी जो हाइट है वो 8 किलोमीटर है। एंड सेकेंड रीजन ये है कि इक्वेटर पे जो ग्रेविटी है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, वो ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे जो एयर है वो ऊपर नहीं उठ पाती। गलत हो गया, बस ये रहा इतना। दोबारा से चलो, हम ट्रोपोस्फियर जो लेयर है उसके बारे में कॉन्सेप्ट बताती हूँ आपको। जो ट्रोपोस्फियर लेयर है उसकी जो हाइट है ना वो इक्वेटर पे तो 18 किलोमीटर होती है, एंड पोल पे उसकी हाइट 8 किलोमीटर होती है। ठीक है, और इस हाइट का वेरिएशन के दो कारण है। फर्स्ट तो कारण है टेम्परेचर।
इक्वेटर पे, अर्थ की जो इक्वेटर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ की जो एयर है वो हल्की हो जाती है, और जितनी ज़्यादा एयर हल्की होगी वो उतनी ज़्यादा ऊपर उठेगी। इसीलिए इसकी हाइट इक्वेटर पे तो 18 किलोमीटर है, और पोल पे जो पोलर रीजन है हमारे अर्थ के, वो इक्वेटर के कंपेयर में काफ़ी हद तक ठंडे होते हैं, इसलिए यहाँ की जो एयर है वो भारी होती है, और ये एयर इतना ऊपर नहीं उठ पाती, इसीलिए पोल की जो हाइट है वो 8 किलोमीटर है ट्रोपोस्फियर की, और इक्वेटर पे उसकी हाइट 18 किलोमीटर है। ये तो हो गया फर्स्ट रीजन, ठीक है। अभी जिसका दूसरा रीजन है ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। हमारी पृथ्वी पे एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। ये क्या करता है, जैसे कि हर चीज को अपनी तरफ खींच के रखता है, वरना तो हम कोई भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाते, सभी ऐसे हवा में उड़ते रहते। तो इक्वेटर पे ग्रेविटी फोर्स नहीं होता, बहुत ही कम होता है। पोल पे ग्रेविटी फोर्स ज्यादा होता है, इसीलिए वो एयर को अपनी तरफ खींच के रखता है, इसीलिए वहां पर ज्यादा हाइट नहीं बढ़ पाती। और इक्वेटर पे ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो यहाँ की जो एयर है वो ऊपर उठ जाती है। ये दो रीजन है इक्वेटर पे ट्रोपोस्फियर की हाइट ज्यादा होने की। ठीक है बच्चों, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं कविता वर्मा, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल कैरियर प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। जैसे कि ये एक हमारी अर्थ है एंड ये सन है, सूर्य, ठीक है। इससे जो भी किरणें आती हैं हमारी अर्थ की सरफेस पर, ये अर्थ के ऊपर जितनी भी गैसेज है, जैसे कि हमने एटमोस्फेयर की गैसेज के अंदर जो हमने टॉपिक किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे एटमोस्फेयर क्या है, एक गैसेज का मिश्रण है। तो वो गैसेज क्या करती हैं, उनमें से कुछ गैसेज जो अर्थ से आने वाली किरणें हैं उनको क्या करती हैं, रोक के रखती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है। वो उनको आने तो देती हैं अर्थ की सरफेस पर वो उनको जाने नहीं देती वापिस एटमोस्फेयर के अंदर, जिससे क्या होता है, हमारा जो अर्थ का जो एटमोस्फेयर है वो क्या हो जाता है, गर्म। ठीक है, हमारा एटमोस्फेयर क्या होता है, हीट। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे क्या हम यहाँ पे अर्थ की सरफेस के ऊपर क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। तो इनमें कौन कौन सी गैसेज हैं जो सन की किरणों को ट्रैप कर लेता है, जो सन की रेडिएशन को ट्रैप करता है? तो इसमें सबसे पहले CO2 गैसेज है। CO2 है, एक मीथेन गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, एंड वाटर वेपर है। ये गैसेज, ये सारी की सारी नेचुरल गैसेज है। ये गैसेज क्या करती हैं, ये गैसेज सन से आने वाली रेडिएशन को वापिस नहीं जाने देती, उनको ट्रैप करके रखती हैं, जिससे क्या होता है, हमारे अर्थ का एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वैसे तो ये बैलेंस करके रखते हैं हमारे, ये गैसेज अगर बैलेंस है तो हमारा जो अर्थ का एटमोस्फेयर है वो क्या रहता है, बिल्कुल ठीक ठाक रहता है, रहने योग्य। अगर इन गैसेज में कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे कि CO2 की कंसंट्रेशन लगातार डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अर्थ के एटमोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। जिसके क्या हो रहा है, हमारे अर्थ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका, ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, हमारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं भाई, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, सी लेवल, समुद्र का जो लेवल है, जो सतह है, वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इसमें ग्लोबल वार्मिंग में, ग्लोबल वार्मिंग का कारण एक तो नेचुरल गैसेज भी होगी, जैसे कि डे बाय डे CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं जितने भी, और मीथेन, मीथेन की वजह से, मीथेन भी क्या करती है, ट्रैप करके रखती है हीट को, N2O भी एंड वाटर वेपर भी, ये सारे की सारी तो क्या होगी, नेचुरल गैसेज। कुछ एक एंथ्रोपोजेनिक गैसेज भी हैं, एंथ्रोपोजेनिक कोजेज भी हैं ग्लोबल वार्मिंग के। जैसे कि हम घरों में यूज करते हैं फ्रिज एंड AC वगैरह यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे फ्रिजों से क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की गैस निकलती है, जिससे क्या होता है, हमारा जो जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, HFC हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, BFC हो गया, ये सारी क्या है, ये मानव निर्मित गैसेज हैं। ये मानव निर्मित गैसेज मतलब जो भी ह्यूमन, मानव जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसकी वजह से जो गैसेज निकल रही हैं, और इन गैसेज की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अर्थ की सरफेस का, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, जैसे कि हमने देखा कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, जिससे कि कोस्टल एरियाज में, तटीय क्षेत्रों में क्या आ रही है, बाढ़ आ रही है। तो हमें क्या याद रखना है, हमें ये नेचुरल गैसेज के नाम याद रखने हैं, एंथ्रोपोजेनिक गैसेज के नाम याद रखने हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये एक इंटरचेंजेबल नाम है, हम एक दूसरे की जगह पर यूज कर लेते हैं, बस इसमें बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है। ग्लोबल वार्मिंग जो गैसेज हैं, जो नेचुरल गैसेज हैं, अगर इनका कंसंट्रेशन हमारे
एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हो जाए, उसकी बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अर्थ की सरफेस का, उसको तो हम बोल देंगे ग्लोबल वार्मिंग। और जो नेचुरल प्रोसेस है, जो हमारी अर्थ को हैबिटेबल बनाता है, कि हमारे रहने योग्य बनाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट टॉपिक था ग्रीन हाउस इफेक्ट का। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।